सॉल्यूशन को डिफाइन करो बेटा, क्या होता है सॉल्यूशन, बोलो। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ना बेटा, अगर आपसे कहा जाए 2 वर्ड में सॉल्यूशन को डिफाइन करो तो बोलो 2 वर्ड में क्या? होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। अच्छा देखो, सॉल्यूशन का मतलब ये हो सकता है, बोलो। से एक व्यू से व्यू किया जा सकता है। ये मजाक वाली बात है बेटा, सॉल्यूशन वो जिसका कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन हमारा केमिस्ट्री में बेटा 2 वर्ड का डेफिनेशन याद रखना, होमोजेनियस मिक्सचर। याद रखना, होमोजेनियस मिक्सचर का नाम सॉल्यूशन, या फिर होमोजेनियस मिक्सचर का पूरा नाम सॉल्यूशन। लेकिन अगर ये होमोजेनियस के बजाय अगर ये हेट्रोजीनियस हो जाए फिर इसका नाम कोलॉइडल सॉल्यूशन, जो कि हमारा अगला चैप्टर होगा इस चैप्टर के बाद। तो अगर आपका मिक्सचर होमोजीनियस है बेटा तो उसका नाम सॉल्यूशन, सिंपली आप सॉल्यूशन कहोगे। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस है तो सॉल्यूशन का नाम होगा कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक की बात। अब देखो, कई सारा मिसकंसेप्शन होता है बच्चों में, और जो लोग मेरे पास 12 का क्लास किए बेटा, आप तो ये चैप्टर कर चुके हैं, तो बिल्कुल वही चीज चलने वाला जो आप लोग हम 12 में पढ़ाए थे। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करो, जो दूसरे बच्चे उनको उनके साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करने दो। सुनो बेटा, वैसे भी सॉल्यूशन का एक और पोर्शन है जिसका नाम है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि बेटा हमारा लास्ट चैप्टर में था, हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, और आप लोगों को बोले थे बेटा वहां से पढ़ के डाउट्स रेडी रखने, कोई तो पूछा नहीं डाउट्स। सुनो, कंसंट्रेशन पार्ट था, वहां पे भी देखना और यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा। अगर बेटा हम लोग कोड यूज करेंगे, 1 लिखेंगे या ए लिखेंगे तो इसका मतलब आप सॉल्वेंट पढ़ना, 2 लिखेंगे या बी लिखेंगे तो इसका मतलब आप सॉल्यूट पढ़ना, और अगर कुछ ना लिखा जाए तो इसका मतलब आप सॉल्यूशन पढ़ना है। अब अगर आपसे कहा जाए कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं बेटा, एक ऐसा एग्जांपल बताओ जहां पे सॉल्यूट, सॉलिड, सॉल्वेंट, लिक्विड, बोलो। लिक्विड, लिक्विड, गैस, लिक्विड, सॉलिड, सॉलिड। एग्जांपल, एक ऐसा एग्जांपल बताओ जहां पे सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है, सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है, और सॉल्वेंट लिक्विड है। सो शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन। अगला एग्जांपल ये होगा, यस, अल्कोहल एंड वाटर। हाँ, अल्कोहल एंड वाटर। बोले तो अगर सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड है तो स्प्रे होगा। यस सर। अगर बताओ तो दोनों सॉलिड है तो एग्जांपल होगा। यस सर। अब अगर मान ले कि ये गैस है और यहाँ सॉलिड है तो देख, तो ये इसका एग्जांपल होगा। अगर दोनों गैस है इसका एग्जांपल ये होगा, है ना। तो ये बताओ तो सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट, सॉल्यूट जो होगा वो सॉलिड होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, गैस होना चाहिए? बात कर बेटा, टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ सर। सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस? सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस? तेरे सामने तो एग्जांपल है, देखना, बोलना बेटा कि सर तीनों हो सकता है, देखो, है ना। यस सर। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग मैटर वो है देखने को, जो है बेटा जो आपको दिखाना चाह रहे हो वो ये देखो कि बता तो शुगर सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा, लिक्विड। इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, लिक्विड। इसका लिक्विड। फिजिकल स्टेट क्या होगा, लिक्विड। इसका होगा सॉलिड, इसका सॉलिड। होगा गैस, इसका होगा गैस, यही है ना। यस। अच्छा देख, तो यस मैच सर। कर रहा है लिक्विड, 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 सॉलिड, गैस, गैस। तो बोल क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए बेटा अभी आपको? सॉल्यूशन का स्टेट, सॉल्वेंट का स्टेट सेम होगा। हाँ, इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो कि एक सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट जो है सॉल्यूशन सॉल्वेंट डिसाइड करता है, नॉट सॉल्यूट। ठीक है, 2 बात समझ लो बेटा यहाँ लैंग्वेज। एक सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है सॉल्वेंट डिसाइड करेगा,
लेकिन सॉल्यूशन का जो नाम है वो सॉल्यूट डिसाइड करता है बेटा। जैसे कि चीनी पानी का सॉल्यूशन, तो चीनी इज द सॉल्यूट। जो सॉल्यूशन का नाम होता है वो सॉल्यूट के ऊपर होता है, लेकिन सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होता है वो सॉल्वेंट डिसाइड करता है। बोलो यहां तक समझ में आया बात? कम से कम हाँ ना बोला करो यार, आप लोग हाँ प्लीज सर। समझते हो। Yes, देखो sir. आप लोग मेरे बात को समझने का कोशिश करो बेटा, मेरे पॉइंट ऑफ एंगल से। इस वक्त मेरे सामने स्क्रीन दिख रहा है और कुछ नहीं, जबकि बेटा 15-20 साल से पढ़ाने का हैबिट है कि सामने बच्चों को देखते हैं, आपको नहीं देख पा रहे, आपका फेस एक्सप्रेशन नहीं दिख पा रहा कि आपको बात समझ आया नहीं आया, कुछ तो रिप्लाई दिया कर बेटा। Yes, sir. सुनो, अब ये बताओ कि एक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है उसका अमाउंट कम होता है या ज्यादा होता है? अमाउंट कम होता है या ज्यादा कम होता है? कम होता है, कितना होता है? कम। और सॉल्वेंट ज्यादा। ज्यादा होता है। अब आंसर सुन लो, बोथ है बेटा, बोथ है आंसर। जनरली आप जो आंसर बोले वो सही है, बट नॉट ऑलवेज। क्योंकि अगर आप एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हो, पढ़े है ना बेटा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तो बताओ तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कौन ज्यादा हो जाता है? Solute. ज्यादा हो जाता है ना। बट याद रखना इन जनरल सॉल्यूट जो होगा वो कम होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा, पर ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। और इसी के बेसिस पे अब सुनो, ध्यान से सुनो, कुछ इंट्रोडक्शन पे जो बात की बेटा, जो समझाइए, इंट्रो चल रहा था यहाँ से, इंट्रोडक्शन है, कुछ लैंग्वेज समझा रहे हैं। सॉल्वेंट, सॉल्यूट, फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट डिसाइड करता है। एक सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्यूट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। और अगर मिक्सचर दो चीजों का हुआ तो उसका नाम बेटा हम देंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अगर मिक्सचर तीन चीजों का हुआ तो उसका नाम होगा टर्नरी सॉल्यूशन। 4 का हुआ तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन, 5 का हुआ तो पेंटेनरी सॉल्यूशन, एंड सो ऑन। लेकिन आपके सिलेबस में जो डिफॉल्ट है वो ये है बेटा, यानी कि आपको हमेशा यही मान के चलना है कि दो कंपोनेंट होगा उसमें, और इस दो कंपोनेंट में एक का नाम सॉल्यूट होगा और दूसरे का नाम सॉल्वेंट होगा, ठीक है। अब अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डेफिनेशन पे बात करें तो पढ़कर देखो तो बेटा समझ में आ रहा है। देखो तो क्या बोल रहा है, सॉल्यूट लेसर अमाउंट में होगा, या क्या बोल रहा है, मे बी प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। देखो तो समझ में आ रहा है लैंग्वेज। और सॉल्वेंट क्या बता रहा है, मे बी प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। और एक चीज क्या Yes, बता रहा है, sir. देखो तो फिजिकल स्टेट इज सेम एज दैट ऑफ सॉल्यूशन। बात आया समझ बेटा यहाँ तक? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ये सब इंट्रो, डोंट वरी, यहाँ से कुछ आएगा नहीं, पर ये लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। आज हम बात करते हैं 3 स्टेजेस ऑफ सॉल्यूशन प्रोसेस, 3 स्टेज ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, आप उससे पहले मेरे 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 दिमाग में एक क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन ये है, एक सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं तो आपको मेरे को बताना 3 चीज। एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिव्स एनर्जी, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, मतलब कौन ग्रेटर देन 0 होगा कौन लेस देन 0 होगा। तुम लोग आंसर, और 1 मिनट का टाइम दो बेटा, मेरे को थोड़ा सा वॉशरूम से मुंह करके आ रहा है, आप लोग इसको फटाफट आंसर सोचो तो तीनों का क्या होना चाहिए, फिर आकर डिस्कस करते हैं। बोल बेटा, जवाब दे।
डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। एच पॉजिटिव होगा। और अरे गलत सही जो आता बोलना बेटा, फिर तो हम लोग डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट। सर डेल्टा एच 0, डेल्टा जी नेगेटिव एंड डेल्टा एच 0। सुन ले बेटा, कांट से इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। पूरा डिपेंड करेगा कि कई ऐसा सॉल्यूशन होता है बेटा जिससे यहाँ पे सॉलिड को सॉल्वेंट में डालने पर वो एंडो के तौर पे भी बिहेव करता है, एक्सो के तौर पे भी बिहेव करता है। ठीक है, और चूंकि ये डिसाइड नहीं है इसलिए आप इसको भी डिसाइड नहीं कर पाओगे। जब तक कि ये दोनों नहीं मिलेगा आप इसको डिसाइड नहीं कर सकते। और डेल्टा एस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बता तो? रैंडमनेस को ना। रैंडमनेस। सोच कर देखो तो चीनी को अगर पानी में डाल दे तो चीनी इसमें जाकर, याद है आपको हम रैंडमनेस पढ़ाते हो कि पढ़ाए थे कि डिसोल्यूशन इंक्रीजेस रैंडमनेस, याद कीजिए। सॉल्यूशन बनाने में रैंडमनेस बढ़ता है ना, तो एंट्रोपी जो होगा बेटा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन डेल्टा जी डेल्टा एच वो डिपेंड करेगा। तो वही चीज पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ देखो 3 स्टेजेस। पहला स्टेप में देखो तो क्या हो रहा है, एक्सपैंडिंग द सॉल्यूट, सेपरेटिंग द सॉल्यूट इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। मतलब ये देखो, ये तुम्हारा सॉल्यूट पार्टिकल है और ये फैल गया। अब लॉजिक से सोचो, सॉल्यूट को सेपरेट करने के लिए आपको इसमें एनर्जी देना होगा या एनर्जी निकालना होगा? लॉजिक यूज करो, बोलो बेटा। निकालना पड़ेगा। देना होगा। देना होगा। आप एनर्जी दोगे तभी ना उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेगा और वो सेपरेट हो जाएगा, है ना। सेपरेट हो गया। उसके बाद स्टेप 2 में देखो क्या हो रहा है। कौन सेपरेट हो रहा है देखो तो स्टेप 2 में एक्सपैंडिंग द सॉल्वेंट। ये जो सॉल्वेंट था ये सेपरेट हो गया, इसमें भी एनर्जी देना पड़ा। तो बोल, सॉल्यूट का जो सेपरेशन है वो एक्सो हुआ एंडो हुआ? एंडो। एक्सो। और इसका नाम दिया तो डेल्टा H1 एंड से डेल्टा H1 इज पॉजिटिव। ये भी एंडो हुआ, इसका डेल्टा H2 क्या हुआ बेटा? पॉजिटिव। लेकिन अगर उसके बाद जब स्टेप 3 में आएंगे तो स्टेप 3 में क्या होगा, दोनों मिक्स हो जा रहा है। अब जब मिक्स होगा तो एनर्जी बेटा यहाँ से रिलीज होगा एंड से दिस इज डेल्टा H3 इज इक्वल्स टू नेगेटिव एक्सो। तो वो तो ओवरऑल प्रोसेस टोटल एंथैल्पी क्या लिखेंगे हम लोग? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। बोल आगे क्या लिखेंगे, प्लस या माइनस? प्लस लिखेंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तब प्लस और माइनस में पुट करेंगे, लेकिन एक्सप्रेशन लिखते वक्त सब प्लस। इसी का नाम तो हेजेस लॉ है ना बेटा। हेजेस लॉ क्या कहता है? सम ऑफ ऑल एंथैल्पी इज टोटल एंथैल्पी। बेटा ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया था, ऑप्शन दे दिया था, 2 प्लस माइनस किया था। तो बच्चे लोग जो पढ़ के गए तो उसका ध्यान में था माइनस, तो माइनस करके आइए, ध्यान में रखना। यानी ओवरऑल एंथैल्पी बेटा हमारा क्या होगा यहाँ पर? ओवरऑल एंथैल्पी हमारा ये देखो, पहला स्टेप एंडोथर्मिक, दूसरा स्टेप भी एंडोथर्मिक, तीसरा एक्सोथर्मिक, ओवरऑल H1 H2 H3 का सम। देखो तो समझ आ रहा है? Yes sir. है ना। अब सोचो, अगर किसी प्रोसेस में ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये तो तय है। अगर किसी प्रोसेस में ये दोनों बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया तब आंसर नेगेटिव आएगा। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होगा बेटा, वो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बताओ तो क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आंसर दोनों हो सकता है, दोनों। है ना। इवन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर वो सॉल्यूशन आइडियल है फिर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, तब क्या होगा, एंथैल्पी 0 पाया गया है। ठीक है, देखो आंसर 3 आंसर है बेटा। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन 0 होने का चांस कम होता है। बोलो तो क्यों, बताओ। आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है। हाँ, आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता, जैसे आइडियल गैस नहीं होता बेटा वैसे आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए 0 होने का चांस कम होता है। ठीक है, तो दो चीज तय हो गया बेटा कि डेल्टा H जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डेल्टा S याद रखना हमेशा पॉजिटिव होगा। एंड अब इन दोनों को मिला करके और टेम्परेचर का फैक्टर को कंसीडर करके फिर हम लोग डेल्टा G निकालेंगे, क्योंकि डेल्टा G का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो थर्मोडायनेमिक्स सॉल्यूशन के साथ रिलेट हुआ बात समझ में आया बेटा? यहाँ तक आगे बढ़े? Yes sir. अगला पार्ट देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं।
डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन आप सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देखो तो समझ में आ रहा है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें हम फर्दर सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें फर्दर सॉल्यूट को ऐड नहीं किया जा सकता है, और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इन तीनों में कुछ बात बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पे बात करते हैं बेटा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम फर्दर सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं, तो बोल तो इसका डेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्योंकि डेंसिटी का मतलब क्या हो रहा है? मास बाय वॉल्यूम। अगर आप और सॉल्यूट ऐड करें तो सॉल्यूशन का मास बढ़ेगा, तो डेंसिटी बढ़ेगा। अब बताओ सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट ऐड किए, सॉल्यूट ऐड हुआ ही नहीं, तो डेंसिटी सेम रहेगा। सेम कांस्टेंट रहेगा। लेकिन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर आप ऊपर से सॉल्यूट डालोगे ना, जानते हो क्या होता है? सॉल्यूट का साइज बड़ा होता है, यानी इसके अंदर जितना भी डिसॉल्व सॉल्यूट है सब इसके साथ आकर के क्रिस्टल का फॉर्म बनाएगा, बड़ा होगा। बोल इस मामले में डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज बढ़ करेगा। जाएगा। डिक्रीज करेगा। तीन प्रॉपर्टी याद रखना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेंसिटी इंक्रीज करेगा ऑन एडिशन ऑफ सॉल्यूट, सॉरी अनसैचुरेटेड का। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेंसिटी चेंज नहीं होगा ऑन एडिशन ऑफ सॉल्यूट, और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर आप बाहर से सॉल्यूट डालोगे तो उसका डेंसिटी घटेगा। आप चाहो तो घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अगर मन हुआ तो करो। घर पे बताओ तो सुपर अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना तो क्या एग्जांपल हमारे पास बेस्ट होगा लेने के लिए? शुगर वाटर। शुगर वाटर है ना, शुगर वाटर का ना सॉल्यूशन बनाइए, और चीनी जितना डाल सकते डालिए, उसको गर्म करते जाइए, गर्म करो, चीनी डालते जाओ। एक मोमेंट के बाद देखना बहुत गाढ़ा तैयार होगा, वो सिरप जैसा तैयार होगा। अब उसको जब ठंडा करके ऊपर से एक चीनी का टुकड़ा डालकर देखना, थोड़ी देर के बाद देखना वो चीनी का टुकड़ा धीरे धीरे करके बड़ा होना शुरू होगा। उसके अंदर में जितना भी एक्स्ट्रा चीनी डालने की कोशिश की, वो सारा एक्स्ट्रा चीनी बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बेटा डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बेसिस पे 3 तरह का सॉल्यूशन। अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी। वैसे सॉल्युबिलिटी का कई रूप आप लोग देख चुके होंगे। सॉल्युबिलिटी का जो सबसे पहला और फंडामेंटल रूल है वो याद है बेटा? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पढ़े थे हम लोग, हाँ सर। है ना? क्या करो, सॉल्युबिलिटी के एक और भी बात पढ़े थे कि जिसका केएसपी ज्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। सॉल्युबिलिटी के एक और भी बात पढ़े थे, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का पॉसिबिलिटी है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। याद है ये सब फैक्टर? यस सर। यस सर। और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का फंडामेंटल डेफिनेशन क्या कहता है, ये देखो फंडामेंटल डेफिनेशन। 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डाला जाए वो उसका सॉल्युबिलिटी कहलाता है, और इसके बेसिस पे यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट। जैसे कि एक स्टेटमेंट दे रहे, पढ़कर बताओ तो समझ आया कि नहीं? हाँ सर। अब अगला सवाल का जवाब दो। सॉल्युबिलिटी डिफाइन करते वक्त किस फैक्टर को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है? टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर। टेम्परेचर को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है ना? अगर टेम्परेचर चेंज करोगे बेटा, याद रखना सॉल्युबिलिटी का वैल्यू बदल जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, आइए कुछ बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। और सुन ले, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग 3 तरह का फैक्टर पढ़ेंगे, सॉलिड, इन लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। और आगे जाकर के जो रॉल्स लॉ पढ़ेंगे वो बेटा इस रॉल्स लॉ इस पे अप्लाई होगा, लिक्विड इन लिक्विड पे अप्लाई होगा। तो डिटेल का स्टडी बेटा आगे लिक्विड इन लिक्विड का है। अभी फिलहाल हम लोग 3 फैक्टर पे पढ़ने जा रहे हैं। तीनों में कॉमन क्या है? सॉल्वेंट होगा, लिक्विड, और सॉल्यूट जो होगा वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकता है। तो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड। अगर सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं क्या क्या फैक्टर से जो इफेक्ट करेगा? 3 फैक्टर है बेटा आपके पास, टेम्परेचर है, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, और कंसंट्रेशन है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के मामले में ये देखो, आप लोगों में से किसी को भी याद है कि इस तरीके का एक चार्ट आपका क्लास 9-10 की बुक में दिया था? नहीं याद है इसका मतलब? यस सर। भूल गए, कोई बात नहीं। अभी देख लो, ग्राफ पे ध्यान दो और ग्राफ का एनालाइज करो। अगर आपसे एक सवाल पूछेंगे, बताओ तो NaOH का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। BnO3 का बढ़ रहा है, NO3 का बढ़ रहा है ना? Na2SO4 का पहले बढ़ रहा फिर घट रहा है। पहले बढ़ा। हाँ, और
NaCl का देखो तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है यस है ना? सर। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है बेटा, यहाँ बढ़ता भी है घटता भी है, कांस्टेंट भी पाया गया है। डोंट वरी, यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बस दो बातों का ध्यान रखना, एक NaCl का जो सॉल्युबिलिटी है बेटा वो टेम्परेचर के साथ ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट पाया गया, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, यानी घर पे भी आप ट्राई कर सकते हो। पानी में नमक डालते चले जाओ तो देखना घुलता चला जाएगा, आपको हीट करने का जरूरत नहीं। और दूसरा Na2SO4 पहले बढ़ता क्यों बाद में घटता क्यों, इसका रीजन ये है बेटा Na2SO4 एग्जिस्ट करता है इस तरीके से, Na2SO4.10H2 का नाम क्या, इसका नाम है ग्लोबल सॉल्ट, GLAU ग्लोबल सॉल्ट कहते हैं इसको। होता ही है कि जब तक इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाया गया तब तक इसका बढ़ता है, और जब इस पॉइंट पे पहुंचता है तो ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खो देता है, उसके बाद से फिर देखा गया घटना शुरू करता है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा टेम्परेचर के साथ। अगला पॉइंट है बेटा आपके लिए, पढ़ो, अभी थोड़ी देर पहले बात की, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के हिसाब से सिंपल सी बात, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अगर आपका सॉल्यूट पोलर है बेटा, सॉल्यूट मतलब B, सॉल्वेंट मतलब A, और सॉल्वेंट भी अगर पोलर है तो इजीली सॉल्युबल होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, बोलो NaCl सॉल्यूट की बात करते हैं। NaCl पोलर है या नॉन पोलर है? पोलर। पोलर है और सॉलिड है, याद रखना। अच्छा, C6H14 N-हेक्सेन पोलर है या नॉन पोलर है? नॉट पोलर। Polar. और C6 मत पकड़ो और थोड़ा बड़ा ले लो, तो मान लो ना CnH2n+2, वी आर टॉकिंग अबाउट एल्केन। और एल्केन में आपको पता होना चाहिए कि पहला 4 मेंबर गैस होता है, आगे का शायद 8 या 9 तक मेरे ध्यान में भी नहीं, लिक्विड होता है, लेकिन हायर जितना मेंबर होता है वो सबका सब सॉलिड होता है। तो मान लो हायर मेंबर है, ये सॉलिड है ना। और हम लोग सॉल्वेंट ले लेते हैं, और सॉल्वेंट पे अपने को लिक्विड चाहिए तो 2 लिक्विड ले लेते हैं बेटा, एक पानी ले लेते हैं और एक ले लेते हैं बेंजीन ले लेते हैं, 2 लिक्विड। मतलब पानी में कौन सॉल्युबल होगा, तो पानी तो पोलर होता है तो पानी में NaCl सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल नहीं होगा। और ये जो होता है बेटा बेंजीन, वो नॉन पोलर होता है, तो एल्कीन जो होगा वो बेंजीन में सॉल्युबल होगा। तो यहाँ सिंपल से एक रूल फॉलो हो रहा है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लेकिन इस रूल को तोड़ने के लिए अगर हम लोग बात करें, एक और सॉलिड ले लेते हैं C6H12O6, ये भी नॉन पोलर है बेटा, ग्लूकोज। ग्लूकोज लेकिन पानी में तो सॉल्युबल पाया गया है, जबकि नॉन पोलर देखो किसमें सॉल्युबल हो गया, पोलर में। इसका रीजन क्या हो जाएगा बेटा, इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड। कुछ जगह पर जहां लाइक डिसॉल्व्स लाइक काम नहीं कर रहा बेटा, तो एक बार हाइड्रोजन बॉन्ड के एंगल से जरूर सोचना। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आया बेटा आप लोगों को? यस सर। जैसे कि देखो यहाँ पर आपको एग्जांपल्स में कुछ दिखाया जा रहा है, जैसे कि टॉल्विन जो है वो ऑक्टेन में सॉल्युबल है क्योंकि दोनों नॉन पोलर है। ये सब देख लेना आप लोग, ये सब एग्जांपल है। और आगे बढ़ते हैं। ये देखो ग्लूकोज हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, विटामिन ए, आपको ये पता है ना बेटा, विटामिन ए बोलो तो कौन कौन है जो फैट सॉल्युबल है? ADEK। तो इसका मतलब याद रखना है ADE फैट सॉल्युबल है, इसका मतलब ADE नॉन पोलर है। तो स्ट्रक्चर यस देखो, सर। विटामिन ए में देखो बहुत ज्यादा, बस एक यहाँ पर OH में थोड़ा सा पोलैरिटी पाया गया, अदरवाइज पूरा का पूरा ADEK. है ना। लेकिन यहाँ पर देखो काफी सारा आपको नॉन पोलर एंड मिल रहा है, विटामिन सी, इसलिए बहुत आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके सॉल्युबल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो कुछ और देखो विटामिन बी है, विटामिन ई है। अगर विटामिन ई को देखोगे तो देखो यहाँ पर कोई पोलैरिटी नहीं दिख रहा, पर यहाँ पर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को पोलर बना दे रहा है। सिंपल सा आपको रूल याद रखना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अच्छा, एक पॉइंट शायद हम लोग मिस कर गए, ये फैक्टर हो गया बेटा, ये फैक्टर भी हो गया। अब आ जाओ इस फैक्टर पे बात करते हैं, कंसंट्रेशन। अच्छा, अब एक लॉजिक से यूज करो, बोलो तो सोचो तो, आपके पास 2 सॉल्यूशन है बेटा, 2 सॉल्यूशन में 100 ग्राम पानी ले लो, दोनों में मान के चलो कि 100 ग्राम पानी है, और इसमें 200 ग्राम चीनी है, और इसमें 50 ग्राम चीनी है। बोल विच इज मोर कंसंट्रेटेड? नंबर दे दे रहे 1 and 2। 1 1 है ना।
अब इस 200 ग्राम जिसमें चीनी डाले उसमें 50 ग्राम चीनी और डालने का कोशिश करते हैं, और जिसमें पहले 50 ग्राम चीनी डाल के रखे उसमें भी 50 ग्राम चीनी और डालने का कोशिश करते हैं। बोल सेकंड टाइम में कौन जल्दी घुल जाएगा? 2 इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन कम है, तो वो तो कंसंट्रेशन के साथ सॉल्युबिलिटी का रिलेशन इनवर्स हो रहा है। हाँ Yes, sir. ठीक है ना? अब बात करते हैं गैस, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा गैस है। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी होगा गैस से होगा, और गैस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है ये देखते हैं। क्या लिखा हुआ यार, थोड़ा सा गलती मिस्टेक है बेटा, यहाँ पे गैस होगा, ये गैस होगा। 2-3 फैक्टर है, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, इसका मतलब भी वही हो जाएगा लाइक डिसॉल्व्स लाइक। नेक्स्ट टेम्परेचर और प्रेशर, तो हम लोग इन दोनों पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। चलो टेम्परेचर पे बात करते हैं। टेम्परेचर पे क्या पाया गया? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और ये हम लोग को डेली लाइफ में देखने को मिलेगा। बताओ ये डेली लाइफ में कहाँ देखने को मिलेगा? देखो डेली लाइफ में ये देखने को मिलेगा, ध्यान से देखो। सर वीडियो का कोई ऑडियो नहीं आ रहा है। ऑडियो नहीं आ रहा है? मेरा ऑडियो आ रहा है बेटा? सिर्फ आपका आ रहा है सर। हाँ ठीक है, चलो वीडियो का ऑडियो छोड़ दो, मेरा ऑडियो सुनो। अच्छा आपके सामने, अच्छा मेरा माउस का कर्सर दिख रहा है बेटा? हाँ यस सर। सर। हाँ तो देखो आपके सामने यहाँ पर 3 बॉटल रखा हुआ, तीनों एरेटेड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक्स समझिए जो हम लोग घर पे पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वो है। एक जो उसके हाथ में बेटा, ये आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है। जो यहाँ पे रखा हुआ है इसको गर्म किया जा रहा है, देखो एक हीटर उसके ऊपर गर्म किया जा रहा है, मतलब हाई टेम्परेचर पे। और ये वाले को बर्फ में रखा गया, यानी आपके पास 3 कंडीशन रखा गया, एक रूम टेम्परेचर, एक हाई टेम्परेचर और एक लो टेम्परेचर। चलो देखते क्या होता है, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, एरेटेड ड्रिंक्स में कौन सा सॉल्यूट डिसॉल्व होता है? Gas. कौन सा गैस? CO2 है ना। अच्छा अब ये बताओ, जब एक कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल को हम लोग खोलते हैं और जो बबल्स बाहर आता है, बबल्स बाहर आने का क्या मतलब निकलता है कि CO2 का सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है ना। यानी जितना ज्यादा बबल बाहर आएगा मतलब सॉल्युबिलिटी इतना कम हो रहा है। फाइन। अब चलो ऐसा करते हैं कि तीनों को देखते हैं, ठीक है, तीनों को एक एक करके देखते हैं और क्या क्या कंडीशन हम लोग होता है। थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेते हैं इसको। रूम टेम्परेचर पे सबसे पहले खोलते हैं, तो रूम टेम्परेचर वाले बॉटल को अगर खोलते हैं तो चलो देखो क्या होता है। रूम टेम्परेचर का बॉटल को खोलने पे आप ध्यान देना कि कितना फिजीनेस, यानी कितना वहां पर जो है वो CO2 बाहर निकल पा रहा है। यानी किसका मतलब बता, तो रूम टेम्परेचर पे CO2 ज्यादा बाहर आया है, ठीक है। यस सर। मतलब सॉल्युबिलिटी कम पाया जा रहा है। चलो आगे देखते हैं। अब आइस कोल्ड पे आपको क्या लगता है? आइस कोल्ड का मतलब टेम्परेचर तो काफी कम है ना। टेम्परेचर कम होने का मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होना चाहिए बेटा? ज्यादा। सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा होगा तो जो बबल्स निकलेगा वो कम निकलेगा या ज्यादा निकलेगा? कम। कम। तो चलो देखते हैं कि इसको अगर खोलते हैं, इसको खोलने पे कितना सारा बबल्स बाहर आता है, ठीक है। अच्छा हो गया भाई, चलो ठीक है, खोल दो बस, चलो बैठे खोलो जल्दी खोलो। हाँ क्या आया? बहुत ज्यादा बबल्स हुआ? नहीं हुआ, है सर। ना? इससे साबित क्या हो रहा है बेटा कि इसमें सॉल्युबिलिटी CO2 का ज्यादा है। अब ज्यादा है। सोचो, अब सोचो गर्म करते हैं, जो गर्म किया हुआ है ना हाई टेम्परेचर पे, है ना। अब हाई टेम्परेचर वाले को लेते तो आपको क्या लगता है? बोल हाई टेम्परेचर का मतलब सॉल्युबिलिटी कम। कम होगा। सॉल्युबिलिटी कम होने का मतलब जो बबल्स निकलेगा वो ज्यादा कम निकलेगा, बबल्स। ज्यादा निकलेगा। ज्यादा ध्यान से निकले। देखो, ध्यान से देखो कितना निकलता है। तो बोलो इस डेमोन्स्ट्रेशन से बात समझ में आया? सॉल्युबिलिटी के साथ टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा गैस के मामले में। यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते बेटा। बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा यहीं से मिलेगा आपको, प्रेशर, ठीक है। जैसे कि यहाँ इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी, और इसको किस नाम से पुकारेंगे बेटा हम लोग? हेनरीज लॉ। जितना ज्यादा देखो आप यहाँ पर, जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे
मॉलिक्यूल्स ऊपर घूम रहा है वो पानी के अंदर जाकर या सॉल्वेंट के अंदर जाकर डिसॉल्व हो जाएगा। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा ये होगा। चलो ना इसको डेली लाइफ पे एक्सपीरियंस करो। अब ये बताओ कि जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं बेटा, तो कोल्ड ड्रिंक्स पीने पे हमारे टंग पे जो टिंजीनेस का फीलिंग आता है, जो झंझनाहट का फीलिंग आता है, वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जवाब दो। टिंजीनेस फीलिंग ऑफ एरेटेड वाटर, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सर कार्बनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब ये बताओ कि अगर हमारे टंग पे झंझनाहट ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब CO2 ज्यादा है, अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब CO2 कम है। अच्छा, कभी ऐसा एक्सपीरियंस किए बेटा आप लोग घर पे? आप घर पे 2 बॉटल खरीद के लेकर आए कोल्ड ड्रिंक्स का, एक बॉटल खोले ये और पी करके थोड़ा सा बच गया, खोल कर रख दिए, और एक पूरा सील्ड बॉटल अभी भी पड़ा हुआ है और दोनों सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ, मान लो 2 फ्रिज पे दोनों सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। अब ये बताओ तो जिसको आप ऑलरेडी एक बार खोल दिए, खोलने का मतलब बताओ तो प्रेशर को बढ़ा दिए या प्रेशर घटा दिए? कम। प्रेशर इसमें कम है ना, और जो खोले नहीं बेटा उसमें प्रेशर अभी भी हाई है, हाई प्रेशर पे सील्ड किया हुआ है। अब दोनों को फिर से खोलो, जिसको ऑलरेडी खोल चुके उसको भी खोलो और जो पैक था उसको भी खोलो, और दोनों को पी करके देखो, तो बताओ तो किसमें टिंजीनेस ज्यादा मिलता है? पैक्ड वाले में। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें CO2 ज्यादा डिसॉल्व है ना? मतलब क्या हुआ बेटा, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। ये सब उसका एग्जाम्पल है जो भी हमने डिस्कस की, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स है। उससे पहले हेनरीज लॉ पे बात करते हैं, और इंपॉर्टेंट है हेनरीज लॉ का 2 रूप देख ले बेटा। पहला देखो क्या कहता है हेनरीज लॉ इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी याद रखना, यहाँ पर ये मोलर सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है? देर पहले आपको बताया था सॉल्युबिलिटी का कोई यूनिट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मोलर सॉल्युबिलिटी। क्या इससे पहले कहीं पर हम लोग मोलर सॉल्युबिलिटी पढ़े हैं बेटा लोग? बोलो एनीवन? यस सर। याद करो जब हम लोग पढ़े थे SP वाला पार्ट पढ़ रहे थे, तो वहां पर आपको मैं कंडीशन बताए थे कि बेटा यहाँ सॉल्युबिलिटी मस्ट बी इन मोल पर लीटर। रिमेंबर दैट पार्ट? मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या, ये मोलर सॉल्युबिलिटी की बात हो गया ना। तो यहाँ पे लॉ क्या कहते हैं देखो, तो सिंपल से वही बात बोला, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा। सो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू प्रेशर। लेकिन यही कई बार फॉर्मूला को ऐसे भी दे देता है बेटा, दोनों में फर्क कैसे पता करेंगे? इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। और इसमें पाया गया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, प्रेशर विल बी योर H into X। अब मोल फ्रैक्शन वाला पार्ट को लेकर के पढ़ाई करना है, मोलर सॉल्युबिलिटी को लेकर के पढ़ाई करना है। इसका आंसर आपको KH का यूनिट देगा। देखो तो यहां से अगर बात करेंगे KH का यूनिट तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर बाय मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर का यूनिट ATM होगा और मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट नहीं होता है। इसका मतलब ये पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर बात करते पिछले केस में आ जाओ, यहाँ पर देखो तो यहाँ से अगर KH निकालेंगे तो बेटा KH क्या आएगा, सॉल्युबिलिटी बाय पार्शियल प्रेशर। सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर, और प्रेशर का यूनिट होगा ATM। तो देखो तो ये चीज आ रहा है। यस सर। तो इसका क्या मतलब निकला बेटा, इसका मतलब निकल रहा, आपको ध्यान रखना है, किस बात का ध्यान रखना है कि यूनिट क्या है हेनरीज कांस्टेंट का, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि किस फॉर्मूला से आपको प्रॉब्लम्स को बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका एप्लीकेशन पे आ जाओ, बहुत सारे एप्लीकेशन है, हम बस एप्लीकेशन से एक एक करके बताते जा रहे हैं बेटा, नोट्स पे आप थॉरली पढ़ लेना। देखो तो ये अभी भी बातचीत की है ना, ये जो CO2 रैपिडली फ्रीज करके बाहर निकलता है, इट इज एक्चुअली ड्यू टू हाई प्रेशर पे पैक करने की वजह से उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है, लेकिन जैसे ही खोलते प्रेशर गिर जाता है, इसलिए सारा CO2 बाहर बबल्स के फॉर्म में बाहर आता है। दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या, देखो यहाँ पर पढ़े बेटा, ये टर्म डिजीज होता है बेंड्स। अगर आप डीप पानी के नीचे गहराई में जाओगे, डीप समंदर में, तो ले चलते हैं आप लोग को, तो जब आप पानी का जितना नीचे जाओगे ना, बोलते पानी के नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। अब सुनो, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस मौजूद है। बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस दोनों की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है? जैसे कि देखो यहाँ पर बताया जा रहा है, सरफेस पे नाइट्रोजन गैस का जो पार्शियल प्रेशर पाया गया वो 0.8 है, देखो। लेकिन
और ऑक्सीजन का 0.2 है। लेकिन अगर आप लगभग 99 फीट नीचे चले जाओगे तो देखो इसका दोनों का ही प्रेशर बढ़ गया। तो दोनों का प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है, दोनों का सॉल्युबिलिटी बढ़ गया। अब हमारे ब्लड के अंदर में किसका होना अच्छी बात और किसका होना अच्छी बात नहीं है? ऑक्सीजन का होना अच्छी बात है, नाइट्रोजन का होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप देखो यहाँ पर इसका पार्शियल प्रेशर इतना बढ़ गया बेटा, हमारे बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इंटर कर जाता है। तो यहाँ तक ठीक है, उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन गड़बड़ कब होता है कि जब हम लोग ऊपर आने का कोशिश करते हैं समंदर के नीचे, जैसे ऊपर आना चाहते हैं बेटा, तो ऊपर आने के टाइम पे फिर से क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो प्रेशर डिक्रीज करेगा तो जितना भी ब्लड के अंदर N2 मौजूद है, नाइट्रोजन गैस मौजूद है, वो भी बाहर आएगा और बहुत रैपिडली बाहर आएगा। वो रैपिड आने से क्या होता है मालूम है, आपका पूरा बॉडी जो है ना वो टेढ़ा हो जाएगा, बेंड कर जाएगा। इसीलिए इस डिजीज को बेंड डिजीज कहते हैं। ये इसका एक एप्लीकेशन पाया गया बेटा। और एक एप्लीकेशन देखो तो ये पढ़कर देखो, समझ आ रहा है? जिस तरीके से ऊंचाई पे जाएंगे बेटा, तो ऊंचाई पे जाने पे प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने का मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। तो हमारे बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन का अमाउंट घट जाएगा। और इस डिजीज को क्या कहते हैं बेटा हम लोग, हाइपोक्सिया। पढ़े होंगे इसको? हाइपोक्सिया। यस सर। तो 3 एप्लीकेशन याद रखना। एक एरेटेड ड्रिंक एप्लीकेशन है, एक स्कूबा डाइविंग जिसमें बेंड डिजीज होता है, डिजीज का नाम याद रखना, बेंड या बेंड दोनों कहते हैं इसको। और तीसरा हाइपोक्सिया, इसको याद रखना बेटा आपको। अब आओ वेपर प्रेशर पे बात करते हैं। वेपर प्रेशर को पढ़ाई करने से पहले कुछ सिली क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे और उम्मीद करेंगे कि वैसे ही आप सिली आंसर भी दोगे बेटा। पहला क्वेश्चन, प्योर वाटर को किस टेम्परेचर पे वेपराइज किया जा सकता है? ऑप्शन है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, रूम टेम्परेचर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। किस टेम्परेचर पे प्योर वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं? एनी टेम्परेचर। एनी टेम्परेचर। वेदांत? हाँ सर। बोले थे ना बेटा क्लास के शुरू में, पढ़ा दी तो थोड़ा चुप रहना, बाकी बच्चों से बात करना, याद है ना? ठीक है सर। ध्यान रखना, जब कोई नहीं बोल पाएगा तब आना, पहले बच्चों को भी तो बोलने दो। एटलीस्ट देखो क्या क्यों कह रहे मालूम है, वो लोग जो गलत बोलेंगे तो उनको गलती पकड़ाएंगे, बेटा आप यहाँ गलत कर रहे हैं, इसको गलती को ठीक करना है। तो सुनो, आपका आंसर होगा एनी टेम्परेचर। लेकिन अगर यही सवाल पूछ लेते कि प्योर वाटर को, अगला सवाल सुनना बेटा, प्योर वाटर को बॉयल करना है तो किस टेम्परेचर पे करेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री। गलत जवाब। वेदांत आप करेक्शन करो, देखे बोलो। एनी टेम्परेचर ही होगा। देखा, यहाँ पे जो कीवर्ड सुनना चाह रहे हैं आप भूल रहे हैं। सुनो, फिर से सुनो। अगर पूछा जाए किस टेम्परेचर पे बॉयल करना होगा तो आपका जवाब होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर। इसको मेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रेशर को मेंशन नहीं करते, वैसे जनरली हम लोग डिफॉल्ट यही मान के चलते हैं 100 डिग्री और 1 atm हमारा डिफॉल्ट है। लेकिन इन डेप्थ मीनिंग में बेटा प्रेशर को मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप प्रेशर को मेंशन नहीं करोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। प्रेशर बदलने से ये बदल जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा। तो वेपराइजेशन किसी भी टेम्परेचर पे किया जा सकता है। क्यों? वेपराइजेशन एक सरफेस फिनोमेना बेटा, याद रखना, सरफेस फिनोमेना है। होना क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं होना। ये सपोज करो लिक्विड का सरफेस है, बस सरफेस छोड़कर गया बाहर, वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। जैसे सरफेस छोड़ेगा वो वेपर बन जाएगा। और सरफेस अगर सोचो तो अगर ऐसा होता, जैसे अगर हम ये मान के चलते कि 100 डिग्री पे ही वेपर बनेगा, तो बेटा फिर बारिश होते नहीं हम लोग की दुनिया में। कि बारिश होने के लिए जो साइकिल पढ़ाया गया, याद करो वाटर साइकिल जो हम लोग पढ़े हैं। तो वाटर साइकिल में क्या पढ़े थे बचपन में, कि जो तालाब होता है, समंदर होता है, जो ग्राउंड पे पानी होता है, वो सूरज का गर्मी से भाप में कन्वर्ट होता है। तो बेटा सूरज तो 100 डिग्री टेम्परेचर पे नहीं ले जाता, फिर वेपर कैसे बनता है ना? वेपराइजेशन, हाँ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवापोरेशन ज्यादा होगा, ज्यादा वेपर बनेगा। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको 100 डिग्री पे, सरफेस फिनोमेना है, किसी भी टेम्परेचर पे वेपर बनाया जा सकता है। लेकिन जब लिक्विड को बॉयल करने की बात करेंगे तो बॉइलिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ध्यान से सुनना है। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बोल वेदांत, तेरे लिए क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कर। The temperature at which water boils at 1 atm pressure. गलत जवाब। और कोई बोलना चाहेगा बेटा बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन?
Temperature at which liquid is converted to gas molecules. बहुत ही गंदा आंसर था। सुनो सही जवाब क्या है। हाँ, 2 वर्ड आपका वो एक वर्ड आपको मैं एक्सेप्ट करते बिल्कुल सही। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर है। टेम्परेचर उस पर ध्यान देना और ध्यान से सुनना बेटा। इस डेफिनेशन के बल पे आगे चल के आपको हम कई सारा क्वेश्चन दिखाएंगे जिसको सॉल्व किया जाएगा। इसलिए बोले कुछ सिली क्वेश्चन है तो सुन लो। बॉइलिंग पॉइंट बचपन से पढ़ाया लेकिन आपको समझना है। बॉइलिंग पॉइंट जो है एक टेम्परेचर होता है। कौन सा टेम्परेचर होता है? एक ऐसा रुको टाइम चला गया, अब हमको बोलने दो। एक ऐसा टेम्परेचर बेटा जिस टेम्परेचर पे, अच्छा पहले ये बताओ तो, अगर इस लिक्विड को हम हीट करते हैं क्या इसका वेपर बनेगा? Yes, sir. हाँ, जितना ज्यादा हीट करेंगे बेटा उतना ज्यादा वेपर बनेगा। जितना ज्यादा वेपर बनेगा उतनी ज्यादा उसका प्रेशर होगा, मतलब वेपर प्रेशर होगा। मान लो हीट करना शुरू किए और अभी अंदर में उसका प्रेशर जो है मान लो 0.1 atm प्रेशर बना। अरे यार 0.1 atm प्रेशर बना और हीट किए 0 हुआ। हीट करते जाओ उसका अंदर में ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेगा और वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक ऐसा मोमेंट आएगा अंदर का वेपर प्रेशर 1 atm और बाहर का वेपर प्रेशर भी 1 atm। इस मोमेंट पे अंदर का वेपर प्रेशर और बाहर का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल होगा। लिक्विड बॉयल करना शुरू करेगा। उस टाइम पे जो टेम्परेचर मिलेगा उस टेम्परेचर का नाम होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो डेफिनेशन सुन बेटा, बता रहे क्या है। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड and atmospheric pressure becomes equal। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाए उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है? यस सर। yes sir, और दोबारा समझाते हैं बेटा, फिर से समझो, कोई बात नहीं। आप लोग का यस सर में बहुत ठंडापन दिखा है। यहाँ देखो बेटा, मान लो हम लोग सी लेवल पे बैठे हुए हैं। बोलो सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बेटा? 180 है ना। अब मान लो सी लेवल से ऊपर गए, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बोल प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। घटेगा। तो मान लो घट करके 0.8 atm हो गया और ऊपर गए मान लो घट करके 0.4 atm हो गया और ऊपर गए मान लो घट करके 0.2 atm हो गया और ऊपर गए मान लो 0 atm हो गया। 0 atm मतलब बोलो कहाँ पहुंच गए? स्पेस। स्पेस में, है ना। इसका मतलब समझ रहे बेटा, अगर आप स्पेस में एक लिक्विड को ले जाते हैं, बोलो स्पेस में लिक्विड को ले गए, ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन को, ठीक है। स्पेस में लिक्विड को ले गए बेटा, वाटर को, चलो वाटर पे ले चलते, वाटर को लेकर के गए स्पेस पे, ठीक है। और वाटर में ले जाने के स्पेस में ले जाने के बाद बोलो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 0। अब पानी को हीट मत कर, तो हीट नहीं किए तो वेपर नहीं बना, वेपर नहीं बना तो वेपर का प्रेशर कितना हुआ बेटा? 0। इसका मतलब समझिए, स्पेस में बिना हीट के पानी आपका बॉयल करेगा। बेटा लोग ये क्वेश्चन आप लोग का माध्यमिक लेवल पे था, 10th लेवल पे था, याद करो। अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से थे तो आपका क्वेश्चन था खाना जल्दी कहाँ पकेगा, दार्जिलिंग या कोलकाता। अगर आप सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से थे तो आपका क्वेश्चन था खाना जल्दी कहाँ पकेगा, शिमला या दिल्ली। याद है ये क्वेश्चन? यस सर। खाना जल्दी कहाँ पकेगा, ऊपर की नीचे? ऊपर। नीचे 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 बेटा। सोचो ना, सोचो आप स्पेस में गए बेटा, समझना आप स्पेस में गए, पानी को हीट तक नहीं किए, पानी बॉयल कर रहा है बेटा। पानी तो बॉयल कर रहा है लेकिन इसके अंदर हीट नहीं है। जब हीट नहीं तो खाना को गलाएगा कौन? खाना गलने के लिए गर्मी चाहिए, खाना नीचे जल्दी पकेगा क्योंकि आपको वहां पर हीट देना होगा। ऊपर तो बिना हीट के पानी बॉयल हो जा रहा है। समझ रहे कंसेप्ट? यस सर। yes sir, ये सब बात ध्यान रखना, फिर से एक बार रिपीट करें। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल। आप जितना ऊपर जाओगे बेटा उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिरेगा। इसका मतलब है कि आपको ज्यादा हीट देना नहीं है पानी का वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए। कम हीट में पानी बॉयल शुरू कर देगा। कम हीट में पानी तो बॉयल कर रहा है लेकिन चूंकि इसके अंदर हीट मौजूद नहीं है, हीट एनर्जी मौजूद नहीं है, तो आपका खाना को गला नहीं पाएगा। मुझे बात? Yes, sir. आइए, और वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या सुन लो। वेपर प्रेशर का डेफिनेशन ये है,
पहले सिंपलेस्ट लैंग्वेज में तो ये याद रखना कि व्हाट इज वेपर प्रेशर, सिंपल सा डेफिनेशन याद रखना, किसी भी वेपर का जो भी प्रेशर होगा उसको वेपर प्रेशर कहेंगे, आपका सिंपलेस्ट मीनिंग है बेटा। लेकिन बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से याद रखना, जब एक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और वो वेपर वापस कंडेंसेशन से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, जब ऐसा मोमेंट आएगा जब रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाए, ऐसा स्टेट को हम इक्विलिब्रियम का नाम देंगे, और उस वक्त जो भी प्रेशर मेजर होगा उसका नाम होगा वेपर प्रेशर। ये हो गया बुकिश डेफिनेशन। तो देखो डेफिनेशन क्या कहता है, पढ़ो यहाँ पर। इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब समझ में आया? बोलो यहाँ इक्विलिब्रियम वर्ड क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, लोग बताओ तो जरा। Rate of रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन Rate of- दोनों इक्वल होगा, ऐसा मोमेंट को हम लोग इक्विलिब्रियम कहेंगे, और उस वक्त जो भी प्रेशर होगा उसको हम लोग वेपर प्रेशर कहेंगे। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, ये देखो लिक्विड इवापोरेट कर रहा है, लिक्विड कंडेंसेट कर रहा है, और जब इवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो जाए तो ऐसा मोमेंट को हम लोग इक्विलिब्रियम कहेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन मिलेगा बेटा आप लोग। तो एक एक करके बात करते हैं, फैक्टर्स यहीं पे बात करते हैं। सबसे पहले बेटा IMF, ध्यान से लैंग्वेज पे ध्यान देना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लोग समझते हैं। आपके पास दो लिक्विड का कंडीशन दे रहे बेटा, और याद रखना हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। लॉजिक समझना, जितना ज्यादा वेपर होगा वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो बस हम लोग को ये ढूंढना है कि कहाँ पे ज्यादा वेपर बन रहा है और कहाँ पे कम वेपर बन रहा है। जहाँ पे ज्यादा वेपर बनेगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब सोचो आपके पास दो लिक्विड का ये दे रहे हैं, लिक्विड ए मान लेते हैं और ये लिक्विड आपका बी है। अगर ये मानकर चलते हैं कि लिक्विड ए में IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, यहाँ पर IMF ज्यादा है और यहाँ पे IMF कम है, तो सोचो तो बी में ये लिक्विड बी है, IMF कम है। अब लॉजिक यूज करो, सोचो सरफेस फिनोमेना का मतलब क्या बताए थे, इवापोरेशन का मतलब क्या बताए थे बेटा, कि अगर सरफेस को छोड़कर बाहर चला गया तो वो वेपर बन गया। लिक्विड अगर अपना सरफेस को छोड़ दिया तो बेटा वो वेपर बन गया। तो बोल हाँ वेपर ज्यादा बनेगा, ज्यादा IMF में या कम IMF में? कम IF में, कम IMF। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IMF। हाँ। मेरा मैटर बेटा यहाँ। अब इसी सेम चीज को दूसरे एंगल से दिखाते हैं। अब देखो सेम चीज को दूसरे एंगल से देखो, आपके पास दो लिक्विड है, एक लेस वोलाटाइल लिक्विड ले ले बेटा, लेस वोलाटाइल, एक मोर वोलाटाइल और एक नॉन वोलाटाइल। और चलो एक काम करते, तीनों का एग्जाम्पल भी आपको हम दे देते हैं। नॉन वोलाटाइल, ठीक है, लेस वोलाटाइल का एग्जाम्पल ले लो जैसे कि केरोसिन, मोर वोलाटाइल का एग्जाम्पल ले लो पेट्रोल, और यहां पर ले लो ग्लूकोज। बेटा सबसे ज्यादा वेपर आपको कौन देगा? बॉयज आप लोगों के लिए पेट्रोल है, गर्ल्स आप लोगों के लिए नेल पॉलिश रिमूवर। बता सबसे ज्यादा वेपर कौन देगा? So more volatile petrol. है ना? आप लोग याद करो बेटा, आप लोग जब नेल पॉलिश रिमूवर यूज करते हो, देखना आप लोग कॉटन में तो नेल पॉलिश रिमूवर लेते हो, लेकिन साथ साथ ये तो इमीडिएटली नेल पॉलिश रिमूवर का ढक्कन को बंद करते हो या अंगूठे से चाप करके रखते हो, क्यों? कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपका हथेली का गर्मी काफी है उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, है ना? Yes sir. Yes, sir. सोचो अगर आपसे पूछेंगे कि सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा, यहाँ बताओ। More volatile. मोर वोलेटाइल का। इसका मतलब लेस वोलेटाइल का वेपर प्रेशर कम होगा और नॉन वोलेटाइल का वेपर प्रेशर जीरो होगा, क्योंकि वो जब वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होगा बेटा, वहां पर कोई इसका वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। बात आया समझ में? Yes sir. चलिए दूसरा फैक्टर देखते हैं। पहला फैक्टर क्या था, IMF या वोलेटाइल कह लो। दूसरा फैक्टर है इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी पे बात करते हैं और इसको समझते हैं। इम्प्यूरिटी के लिए सबसे पहले ये बताओ, आपको तीन कंडीशन देते बेटा।
इन कंडीशन देख लो, तीनों को फिर से लॉजिक यूज करना और बताना कि कहाँ पर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कम होगा, मतलब कहाँ वेपर ज्यादा बन रहा है या कम बन रहा है। एक कंटेनर ले लिए, ये दूसरा कंटेनर ले लिए, ये तीसरा कंटेनर, और इसमें एक लिक्विड डाल दिए बेटा, लिक्विड है ब्लैक कलर से शो कर रहे हैं, और ये जो भी लिक्विड इस वक्त सब प्योर स्टेट में, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं किया गया, और यहाँ पे भी ये। अब ऐसा करते हैं कि पहले वाले कंटेनर में रेड कलर का बेटा उसको इम्प्योरिटी मान लो, इम्प्योरिटी है, और कैसा इम्प्योरिटी है, नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटी है, नॉन वोलाटाइल, और इसको प्योर फॉर्म में रहने दो, इसमें कुछ ऐड नहीं किया, ठीक है। और राइट वाले में ब्लू कलर से भर देते बेटा, वोलाटाइल इम्प्योरिटी है। बताओ सबसे ज्यादा वेपर किसमें बनना चाहिए? प्योर में। विथ रिस्पेक्ट टू प्योर, विथ रिस्पेक्ट टू प्योर, प्योर के रिस्पेक्ट में बोल, कौन ज्यादा देगा कौन कम देगा? सब वोलेटाइल वाला। वॉलेटाइल ज्यादा देगा। ज्यादा होगा है ना, और नॉन वोलेटाइल में कम कम होगा। तो इम्प्योरिटी डालने पर बोल वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। दोनों है ना। आप बोलेगा सर ये पर डिपेंड्स ऑन, हाँ कि डिपेंड्स की इम्प्योरिटी कैसा है, वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है। क्योंकि देखो समझो बात को, यहाँ लॉजिक से समझो, अगर वोलेटाइल है तो ये तो तुरंत बाहर भागेगा बेटा, और जैसी बाहर भागेगा नीचे वाला लेयर के लिए जगह तैयार हो जाएगा, फिर वो भी निकलेगा, एक के बाद एक निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो नॉन वोलेटाइल है वो तो बाहर जाएगा ही नहीं, और जब खुद नहीं जाएगा तो नीचे वाले लेयर को भी रोक देगा, तो यहाँ से कम वेपर बनेगा, क्योंकि ये बाहर नहीं जाने दे रहा, अलाउ नहीं कर रहा उसको बाहर जाने के लिए। और दूसरा बात आपको ये याद रखना है कि इस चैप्टर में ये आपका डिफॉल्ट है, वैसे नॉलेज तो दोनों का दे दिए, पर अगर आपके एग्जाम में कभी भी बोलेगा इम्प्योरिटी और मेंशन नहीं किया कि वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, तो आपको हमेशा नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी फॉलो करना है, ये आपका डिफॉल्ट होगा। बात समझ में आया? यानी कि अब आपका सिंपल सा, इसको भूल जाओ, मतलब बता दी लेकिन इसको भूल जाओ। तो क्या याद रखेंगे बोलो? एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस वेपर प्रेशर? डिक्रीजेस। ठीक है ना। चलो ना इसको एक और लैंग्वेज से समझा सकते हैं, देखो एक और एंगल से समझते हैं। यहाँ देखो, बोलो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 180 पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री। अब इसी प्योर वाटर में चीनी डाल दो, बोलो चीनी जो है वो वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है? नॉन वॉलेटाइल। नॉन वोलेटाइल। वेरी गुड। अच्छा अब ये बताओ कि ये जो चीनी पानी का सॉल्यूशन बना, अब बताओ तो लॉजिकली कि इसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 होगा या 100 से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, 100 डिग्री से ज्यादा होगा। अच्छा अब ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया, अब आ जाओ वेपर प्रेशर पे बात करते हैं। तो वेपर प्रेशर का मतलब क्या होगा? अंदर का प्रेशर होगा वही बाहर का प्रेशर होगा ना बॉइलिंग पॉइंट पे। बोलो अगर 100 डिग्री है तो वो तो वेपर प्रेशर क्या 180 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये तो डेफिनेशन के मुताबिक है। तो इसका मतलब बोल यहाँ पे इसका जो भी वेपर प्रेशर है वो कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। अरे भाई आप चीनी ऐड कर दिए हैं, इम्प्योरिटी ऐड किए हैं, तो इम्प्योरिटी ऐड करने पर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा ना। क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बीपी एंड वीपी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद रखना। बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के बीच में इनवर्स रिलेशन है। क्या यहाँ तक की बात देख ले सब कुछ? अगर ओके है तो चलो रिवीजन कर देते हैं। इस बार आप लोग सब कुछ बता दिया, आप लोग खुद पढ़ो और पढ़कर बताओ, दिक्कत है तो दोबारा डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। पढ़ो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। और तीसरा फैक्टर है बेटा टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा वेपर बनेगा, जितना ज्यादा वेपर होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। और इसके लिए जो रिलेशन है बेटा, इक्वेशन का नाम है क्लॉजियस-कैल्पायरेंस इक्वेशन,
और इस क्वेश्चन याद रखना, log P2 by P1 equals to delta H of vaporization 1303 or T2 minus T1 by T1 T2। बोल तो ये फॉर्मूला किसके साथ मैच कर रहा है, मिलता जुलता है? वो केमिकल काइनेटिक्स में जो था Yes, question. आर्हेनियस। तो सुन ले बेटा लोग, एक बार क्वेश्चन में ना आपसे ऐसा पूछ लेगा, ये देख बोलेगा ना log P और 1/T का ग्राफ बताओ, तो बेटा याद करो log K और 1/T का ग्राफ क्या था, यही था ना? हाँ तो जो आर्हेनियस इक्वेशन का ग्राफ पढ़ा है बेटा, सेम ग्राफ यहाँ अप्लाई होगा, याद रखना। आर्हेनियस इक्वेशन का जितना भी ग्राफ और उसका प्रॉपर्टीज पढ़ा है सब कुछ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज और जान करके रखो कि ऐसा जो फॉर्मूला है पूरे केमिस्ट्री में सिर्फ 3 जगह है। देखो, एक आपको हम पढ़ाए थे वैन हॉफ इक्वेशन, वहां पे आपको हम फॉर्मूला बताए थे log K2 by K1 equals to delta H by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। तो यहाँ पर वैन हॉफ इक्वेशन में K क्या है? ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট। दूसरा স্যার आपके पास একটা কোশ্চেন ছিল। एक मिनट दाड़ा माम, आर्हेनियस इक्वेशन, तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या था? log K2 by K1 equals to EA by 2.303 R। रिमेंबर दिस, 1 by T1 minus 1 by T2, और यहाँ पर K क्या है बेटा? यहाँ पर है रेट कांस्टेंट। और आपके पास एक क्लॉजियस कैल्पायरन्स इक्वेशन कहता है log P2 by P1 is equals to delta H by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। याद रखना कि पूरे केमिस्ट्री में बेटा एकदम ऐसा फॉर्मूला 3 जगह पर है। डिटेल ग्राफ इसका पढ़ा है बेटा। अगर कभी भी आपको वैन हॉफ का ग्राफ पूछ ले या क्लॉजियस कैल्पायरन्स इक्वेशन का ग्राफ पूछ ले, तो जो कुछ भी बेटा यहाँ पर पढ़ा है सेम अप्लाई करना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। এবার বল কি আছে তো? স্যার আপনি যে আগের যে গ্রাফটা করলেন না, ওই গ্রাফটা দিয়ে যদি কোশ্চেন দেয় যে এটা এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশনের গ্রাফ না এন্ডোথার্মিক রিঅ্যাকশনের গ্রাফ, তাহলে কোনটা হ্যাঁ হবে? বুঝেছি, তোর ওখানে এরকম একটা কোশ্চেন এসেছে অলরেডি না? হ্যাঁ স্যার, মানে খুব কনফিউশন। না না, কোনো কনফিউশন নেই রে পাগল, দেখ না এখানে কোনো না কনফিউশন মানে নেই। ওটার আনসারটা কি হবে স্যার? বোঝাচ্ছি, দেখ না রে পাগল, ওখানে হ্যাঁ। দেখবি না একটু একটু তোমাকে ফলো করতে হবে। ধরো গ্রাফটা এইভাবে দিয়েছে, হুম তাহলে ওখানে দেখবি না মানও দিয়েছে, কিছু একটা এখানে মান দেওয়া আছে, কিছু একটা এখানে মান দেওয়া আছে, এখানে একটা মান পাবি, এখানে একটা মান পাবি। তাহলে ধর এটা এই জায়গা, আর গ্রাফটা কি হচ্ছে log k 1/t না? হ্যাঁ ধরে না এখানে 1/t এর মান x, এটার মান y, এটার মান a, এটার মান b, তার মানে কি হয়ে যাচ্ছে বুঝ? log k by kb, মানে log k এর মান এখান থেকে ধরবো, এটা ধরবো, ঠিক আছে? delta h by 2.303 r 1 by t1 1 by ta minus 1 by tb, এটা tb হবে, এটা ta হবে। তাহলে যা এখানে x y মান হবে সেটা বসাবি, বসাবি, সব সলভ করে কার মান বার করবি? ডেল্টা h। এবার সেটা পজিটিভ হলে নেগেটিভ হলে উত্তরটা দিবি। আর স্যার যদি কোনো মান না থাকে, মানে শুধু লগ কে, না না ওইরকম দেবি না। স্যার আপনার অ্যাসাইনমেন্টে একটা কোশ্চেন ছিল, আর অন্য কিছু আছে ওখানে, নিশ্চয়ই কিছু একটা অন্য হিন্টস হবে, কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়ামের। নিশ্চয়ই অন্য কোনো হিন্টস হবে মা ওখানে। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, চলো ঠিক আছে। और एक चीज याद रखना बेटा, वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। तो बोलो तो सोचो ना, अभी अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग एक लॉजिक बताए थे ना बेटा, जितना ज्यादा वेपर बनेगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, यही बताया ना? अब सोचो तो अगर आपके पास ऐसा एक सरफेस और आपके पास एक ऐसा सरफेस है, ज्यादा वेपर कौन देगा? ये देगा ना? इस हिसाब से तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। और आपसे कहा जा रहा है कि वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। बोल क्यों? तो इसका आंसर होगा सर, प्रेशर का डेफिनेशन होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब जब भी हम लोग प्रेशर निकालेंगे एरिया पे निकालेंगे, यूनिट एरिया पे निकालेंगे, तो इतना बड़ा दे या इतना बड़ा दे, हम लोग को यूनिट एरिया का कैलकुलेशन करना होगा। बात समझ में आ रहा है? फोर्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर, सो एरिया इज फिक्स्ड हियर। चलो बेटा, अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, रॉल्स लॉ पे बात करते हैं। देखते हैं रॉल्स लॉ क्या कहता है। रॉल्स लॉ तो बेटा आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ देखो क्या कहता है रॉल्स लॉ, और समझने का कोशिश करना। रॉल्स लॉ कहता है कि मान लो, और अच्छा बता, तो रॉल्स लॉ में जो सॉल्यूशन पढ़ेंगे बेटा वो कैसा सॉल्यूशन होगा? सॉलिड इन लिक्विड
लिक्विड इन लिक्विड ना गैस इन लिक्विड? लिक्विड इन लिक्विड लिक्विड इन लिक्विड, वेरी गुड। अब देखो समझना, यहाँ से बहुत कुछ बात करने वाले हैं। मान लो इस कंटेनर में हमारे पास दो लिक्विड है, एक लिक्विड को बेटा हम रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक लिक्विड को ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलो अच्छा, डायग्राम में आपको कौन सा लिक्विड ज्यादा दिख रहा है, ब्लैक या रेड? रेड ना, इसका मतलब वो तो सरफेस पे ज्यादा कौन दिखेगा, ब्लैक या रेड? सरफेस पे रेड ज्यादा वेपर कौन बनाएगा, ब्लैक या रेड? रेड बस इसी का नाम है बेटा रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ ये कहता है जिसका अमाउंट एक सॉल्यूशन के अंदर में जितना ज्यादा होगा, और अमाउंट को किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा बेटा? अमाउंट को एक्सप्रेस किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। उसका वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। जितना भी कंपोनेंट होगा, वैसा भी हम लोग सिर्फ दो कंपोनेंट लेकर के बात कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे जो ब्लैक वाला है वो ए है और रेड वाला को बी मान लो, हम लोग कहेंगे कि प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। लेकिन यहाँ पे एक लैंग्वेज पे आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज पी एंड पीबी हियर? टेल मी, लैंग्वेज बताओ बेटा, पी ए पीबी क्या है? व्हाट इज पी एंड पीबी बोलो, तो आपका जवाब होगा सर का वेपर प्रेशर है सॉलिड का। बस सुनो, मेरी बात सुनो बेटा, यहाँ पर पी एंड पीबी क्या है, तो आपका जवाब होगा सर ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड पीबी इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। अब अगला सवाल सुनो, व्हाट इज एक्सए एंड एक्सबी? तो आपका जवाब होगा एक्सए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड एक्सबी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी। क्यों बोल रहे ये लैंग्वेज, थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट डालना है, और कांस्टेंट जो बेटा यहाँ पर डाला जाएगा वो डाला जाएगा पी नॉट ए एक्स ए, और यहाँ पे जो डालेंगे पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। अब एक बार फिर से लैंग्वेज को समझो, व्हाट इज पी ए? तो आपका जवाब होगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन इम्प्योर स्टेट। अब इस लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना है। अच्छा ये बताओ तो, मान लो मेरे पास पानी है, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली मान लो मेरे पास पानी और चीनी है, ठीक है? तो ये जवाब दो तो बेटा कि पानी जब तक पानी के फॉर्म में है उसमें चीनी को नहीं मिलाया गया, या चीनी जब तक चीनी के फॉर्म में उसमें पानी को नहीं मिलाया गया, तो क्या कह सकते कि पानी प्योर स्टेट में है? हाँ Yes, sir. लेकिन जैसे ही पानी में चीनी मिला दी तो पानी इम्प्योर हो गया ना? हाँ सर तो कह सकते हैं कि इम्प्योर स्टेट का दूसरा नाम ये होना चाहिए। हाँ सर हमारा सॉल्यूशन। language, तो यहाँ पे जब भी इम्प्योर स्टेट कहा जाएगा मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखो व्हाट इज पी नॉट ए? पी नॉट ए इज आल्सो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, बट इट इज इन विच स्टेट? प्योर अच्छा अब एक सवाल का जवाब देना तू, पी ए एंड पी नॉट ए विच इज ग्रेटर एंड विच इज लेसर? P not A is greater. पी ए नॉट ग्रेटर होगा ना, क्योंकि थोड़ी देर पहले याद कर क्या पढ़े थे कि इम्प्योरिटी ऐड करने पर वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, याद है? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब पीए इम्प्योर स्टेट में, तो इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है? तो उसी तरीके से व्हाट इज पीबी? तो आप कहोगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन इम्प्योर स्टेट, एंड व्हाट इज पी नॉट बी? पी नॉट बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन प्योर स्टेट। लैंग्वेज समझ में आया बेटा? नाउ अब आ जाओ अगला पार्ट पे। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ क्या कहता है याद है? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। इट कैन बी रिटन एज पी नॉट ए XA plus P naught B XB. Then what is this capital P बोल? ये क्या है? तो आप इसका नाम देना चाहोगे कि this is the vapor pressure of solution. solution. लैंग्वेज समझ में आ रहा है? Yes sir. ठीक है, यहाँ पर देखो, फिर से देखो, दोबारा देखो। जो इस तरीके का लाइन बना रहे बेटा, देखो तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया था ना, यहाँ देखो वर्टिकल लाइन बना रहे हैं। वर्टिकल लाइन क्या है? ये वर्टिकल लाइन रेड लिक्विड का वेपर है, और ब्लैक जो है वो ब्लैक लिक्विड का वेपर है। तुम ही लोग बताओ किसका वेपर ज्यादा दिखेगा आपको, रेड का या ब्लैक का? रेड का। रेड का, है ना? अब एग्जाम में ये भी पूछ सकता है आपसे, ये जो वेपर बना
वेपर बना, इसका मोल फ्रैक्शन पता करो। और जब वेपर का मोल फ्रैक्शन पता करने को पूछेगा, सिंबल x नहीं, आप सिंबल y लोगे। ये फर्क बताएगा, समझ लो फिर से। व्हाट इज एक्स ए? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए। अगर पूछेंगे व्हाट इज वाई ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, बोल, वेपर है। वेपर ऑफ लिक्विड ए। वेपर हाँ। ऑफ whom? वेपर ऑफ लिक्विड ए। समझ में आ रहा है लैंग्वेज? Yes, सर एक sir. बार और समझाइए। यहाँ पर बोल रहे बेटा, एक्सए का मतलब आप क्या पढ़ोगे? एक्सए का मतलब पढ़ोगे आप मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए। लिक्विड है। और वाई का मतलब क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर ऑफ लिक्विड ए। समझ रहे बेटा? लिक्विड के वेपर का मोल हाँ, तो ऊपर फ्रैक्शन। देखो ना, यही तो डायग्राम में देखो ना, यानी ऊपर की बात कर रही है। जो लिक्विड का वेपर ऊपर बना ना, यहाँ हाँ यहाँ की बात मतलब कर इसका मोल फ्रैक्शन। हाँ, उसका मोल फ्रैक्शन। तो इधर वाला का मोल फ्रैक्शन x होगा, लेकिन इधर वाले का मोल फ्रैक्शन y होगा। बात समझ में आ रहा है? yes, sir। अब आगे बढ़ते बेटा, देखो यहाँ पर। तो देखो, दो फॉर्मूला आपके पास है, तो ये याद रख पाओगे ना? इसको याद रख पाओगे? नोट करना होगा। क्या करना होगा? दिमाग में रहेगा बेटा, ये सबका जरूरत पड़ने वाला है। नोट करोगे या याद रखोगे? देख लो, जो सर्कल में डाले, जो बॉक्स में डाले, ये दोनों जरूरत पड़ेगा, ये और ये। देख लो, आगे बढ़े। यस सर। अब देखो, अब अगर आपसे, आप लोग को याद है, हम लोग इसी गैस लॉ में पढ़े थे ना, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। रिमेंबर दिस फॉर्मूला? डाल्टन्स लॉ में पढ़े थे, है ना? तो यहां से देख, तो ऐसे लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर बाय टोटल प्रेशर। यस सर। That means we can write mole fraction of A is equals to partial pressure of A by total pressure, which is equals to P naught A XA by P naught A XA plus P naught P B naught XB XB. होगा? Yes, sir. Similarly, चीटिंग करते बेटा, YB क्या लिखेंगे हम लोग? मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या लिखेंगे? PB by total pressure. That will be P naught B XB and P naught A XA प्लस P नॉट B XB। लिख सकते हैं बेटा ऐसे? हाँ सर। यस। अच्छा, आप लोग कभी ये पढ़े कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 होता है? यस सर। चेक कर, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं? हाँ। यस सर। यस सर। क्लियर है यहाँ तक सबको? ये भी दो फॉर्मूला बेटा, अगर ध्यान में रख सकते तो ठीक, अदरवाइज नोट कर लो ये जो बॉक्स में डाल दिए। हो गया सर। चलो अगला देखो क्या पढ़ने जा रहा है। नेक्स्ट हेडिंग देखो, नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने जा रहा है रॉल्स लॉ। फिर से पढ़ने जा रहे हैं। पर क्या सुन लो, थोड़ी देर पहले जो रॉल्स लॉ पढ़े ना बेटा, वो था लिक्विड इन लिक्विड। रॉल्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड। और कैसा सॉलिड? नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब लिक्विड जो बेटा वो उसके लिए ए सिंबल यूज करे, क्योंकि वो तो सॉल्वेंट का काम कर रहा है। सॉलिड के लिए हम लोग बी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूट का काम कर रहा है। लिख सकते हैं? यस यस तो ऐसे लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। सेम चीज रिपीट कर रहे बेटा। हाँ हाँ लिख सकते हैं ना, ये लिखे ना, पी नॉट पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट एक्स ए। यस सर। और जब तो ये लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ बी इक्वल्स टू 0।
यस सर। क्यों जीरो बताओ बेटा? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल। बोलो अब टोटल प्रेशर क्या होगा? पी नॉट ए एक्स से। क्वेश्चन याद रखना बेटा, अगर आपके क्वेश्चन पे नॉन वोलेटाइल सॉलिड हो गया, टोटल प्रेशर निकालना है, ये निकालने से ही टोटल प्रेशर निकल जाएगा। जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड होगा तो ऐसे मामले में जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा बेटा, वही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। बोलो समझ में आ रहा बात यहाँ तक? यस सर। अब यहाँ से एक और पॉइंट आगे ले चल रहे, ध्यान से सुनना। कैन आई राइट पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए 1 minus xd? Yes, sir. That means we can say P naught A minus P naught A xd is equals to PA. It can also be written as P naught A minus PA is equals to P naught A xd. ये तो सिंपल मैथमेटिक्स चल रहा है, बात समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब बताओ तो P naught A और PA में से कौन बड़ा कौन छोटा? Not a बड़ा. है ना? देख तो इसको एक नाम दिया गया, P naught A minus A को एक नाम दिया गया है। This is known as Lowering of vapor pressure. LVP, lowering of vapor pressure. ठीक है, और अगर इसी को ऐसे लिख दे P naught A minus PA by P naught A equals to XB, लिख सकते हैं? Yes, sir. अब जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था वो किसके रिस्पेक्ट में दिखा Relative lowering. Relative lowering. किसके रिस्पेक्ट में? प्योर के रिस्पेक्ट में। तो इसको क्योंकि ये रिलेटिव टर्म हो गया तो इसको नाम दे दिया गया RLVP, relative lowering of vapor pressure, which is numerically equals to whom? It is numerically equals to mole fraction of solute. ठीक है बेटा, यहाँ तक अभी है। अब देख लो आपको क्या नोट करना, नहीं करना, कुछ करना है क्या, कुछ पूछना तो कर लो बेटा। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम डिस्कशन पे। अब आपके सामने क्वेश्चन रखेंगे और आप लोग को सॉल्व करना है। देख लो यहाँ तक, किसी को कुछ नोट करना है या पूछना, कुछ भी करना है कर लो। प्रॉब्लम बनाते हो बेटा आपको जरूरत पड़ेगा फॉर्मूलाज का, तो देख लो आप लोग। हो गया सर। हो गया सर।
आंसर बोलो। सर डी, ऑप्शन डी। क्या किसी को कुछ पूछना है या आगे बढ़े बेटा? बोलो। नहीं सर बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन में ये पढ़ के बताओ कि जो भी लिक्विड है मिक्सचर किस टेम्परेचर पे बॉईल किया बेटा? 80 डिग्री सी। बोलो। 80 डिग्री। और जिस टेम्परेचर पे बॉईल किया उस टाइम उसका वेपर प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर कितना है? 180 मतलब 760 mm है ना? कह सकते हैं इस मिक्स अगर बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 mm है, इसका मतलब मिक्सचर का वेपर प्रेशर कितना होगा बेटा? वो भी 180 mm होना चाहिए। यही तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन है ना, हाँ। कि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर का वेपर प्रेशर इक्वल होगा तभी लिक्विड बॉयल होगा। मिक्सचर का वेपर प्रेशर का मतलब किसका वेपर प्रेशर? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना दे दिया बेटा? 760 mm। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का मतलब क्या होगा? P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB इक्वल्स टू 760। अब देखो तुम्हारे क्वेश्चन में P नॉट A का वैल्यू दे दिया है 520। हाँ। P नॉट B का वैल्यू दे दिया 1000। 1000। करो बेटा, सॉल्व करो। निकालना क्या है? x से। xb के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस x से। 1 माइनस x से। जो लोग नहीं बना पाए, चलो सारा कुछ डेटा दे दिए, सॉल्व करो। P नॉट A का वैल्यू बैठाओ, P नॉट B का वैल्यू बैठाओ। आ गया सर। देख बेटा, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ किससे? बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन से सॉल्व हुआ। चेक कर। Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर दिल्ली। सर दिल्ली। बोलो। सर दिल्ली। बाकी लोग बेटा लोग। मेरा 17.8 में है। कंफ्यूज है ए और डी में। तो देखते हैं
इस बार आपका सॉल्यूट कैसा है बेटा, नॉन वोलेटाइल है ना। और मांगा किसका, सॉल्यूशन का प्रेशर मांगा है, मतलब ये निकालेंगे वही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे जब नॉन वोलेटाइल होगा सॉल्यूशन का प्रेशर और इसका प्रेशर इक्वल होगा ना, ये पढ़े थे ना। इसके लिए क्या लिखेंगे Yes. P नॉट ए एक्स से लिखेंगे, यही है ना लिखना। टेल मी व्हाट इज P नॉट ए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P नॉट इज 17.5 mm, फाइन। अब x से निकालना तो अलग से निकाल लो, x से का मतलब क्या होगा, मोल ऑफ A बाय मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B, का मतलब वाटर है, बोल वाटर का कितना मोल आएगा, 178.2 डिवाइड बाय 18, बोल कितना आ रहा है, 9.9 9.9, नीचे आएगा 9.9, और कौन है बेटा, ग्लूकोज 18/180 मतलब 0.1, 9.9 बाई 10 ये है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इनटू 0.99, ये आ रहा तो चेक कर दो, हाँ सर। सॉल्व करो। यस सर। है सबका, आगे बढ़े बेटा। Yes, sir. यस सर। तो सिमिलर क्वेश्चन दे रही, ये आप लोग ट्राई करो, सेम क्वेश्चन है बेटा, रिपीट हुआ है, चलो बनाओ तो इसको, इस बार सही आंसर लाने का कोशिश करो, चलो। सर दिल्ली। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। बाकी लोग का आया कि नहीं देख बेटा, आगे बढ़े फिर। यस सर। Sir. So option C. सी। यस सर। बोलो, जो नहीं बना पाए वो लोग बोलो। नहीं सर, नहीं हुआ ये वाला। क्या मांगा है बेटा, देखो तो पहले इस पे ध्यान दो, देख मोल फ्रैक्शन। कैसे मांगा है, ये वाई मांगा है, इसका वाई मांगा है, बी का वाई मांगा है, पहले ये क्लियर कर, है ना। आपके क्वेश्चन में बेटा x ऑफ b दे दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ b दिया 0.5, x भी अगर 0.5 है तो y भी क्या होगा, ये क्वेश्चन है, पहले पढ़ और क्लियर कर।
हाँ सर, हो जाएगा फॉर्मूला। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे पीबी बेटा? बाई वी। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना पी डिग्री पीबी बाई एक्स बी बाई पी डिग्री ए एक्स ए प्लस पी डिग्री बी एक्स बी। अब पुट करेंगे, देखो तो प्योर का दे दिया ना बेटा, ए का कितना 0.02 और इसका इतना है। अच्छा बोला अगर एक्स बी 0.5 है तो एक्स ए कितना होगा? 0.5। तो बोल ऊपर कितना पुट करेंगे? 0.04 इंटू हाफ, मतलब 0.02 आएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं। का कितना होगा? 0.01 प्लस 0.02, सॉल्व करने पाएगा 0.02 by 0.03, that is 2/3. So 2/3 will be equals to 0.66, that is 0.67. ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। कितना टाइम बेटा? यहाँ देखो, देखो YA is equals to what? PA by P2. जवाब दो। हाँ सर। यस सर। अच्छा, ये नीचे वाला जो P है बेटा उसका नाम तो P है ना? हाँ सर। इसका मतलब बोल तो YA के साथ 1/P टोटल का रिलेशन क्या है? क्योंकि आपके क्वेश्चन तो 1/P बोल रहा है। डायरेक्ट। तो डायरेक्टली रिलेशन का ग्राफ कैसे बनता है बेटा? लीनियर। लीनियर। तो सही स्टेटमेंट है। तो सेकंड को भी चेक कर लेते हैं, YB है ना, तो बोल तो YB इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P टोटल। तो इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए? लीनियर स्ट्रेट। ये बोला नॉन लीनियर, मतलब ये गलत हो गया है ना। अच्छा, P टोटल और YA, तो अब आ जाओ P टोटल, बोल तो YA के साथ P टोटल का ग्राफ ओनली P टोटल इनवर्स। इनवर्स का ग्राफ तो बेटा लीनियर नहीं होगा, वो तो पैरो ये हो जाएगा तुम्हारा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। बोल सही आंसर कौन सा हुआ बेटा? ए। बात समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन था ग्राफ पे, ठीक है। हाँ सर। सर सी। तो सी। याद है ना कैसे करवाए थे बेटा क्लास में ये वाला? सर एक बार एक्सरे को 0 पकड़ लेंगे और एक बार एक्सरे को 1 पकड़ लेंगे। एक्सरे को 0 पकड़ेंगे और एक्सरे को 1 पकड़ेंगे। बाकी बेटा लोग समझ में आया? देख तो नो सर। इस तरह का सम्स को बनाने का दो तरीका है। पहला जो बेसिक मेथड है वो सुन लो और क्वेश्चन पे ध्यान दो। P is equals to 254 minus 119 x, यही है ना। और आपके क्वेश्चन में डिमांड क्या किया बेटा? P0 A का डिमांड है और P0 B का डिमांड है। क्लियर?
तो पहले अपने से सोचो, इसको वैसे ही रहने तो अपने से सोचो तो ऐसे लिख सकते हैं P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। हमारा एक्सप्रेशन में देखो, जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें एक्स बी तो है ही नहीं, एक्स बी को एलिमिनेट कर देते हैं। तो एलिमिनेट करने के ऐसे लिख सकते हैं P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B 1 माइनस एक्स ए। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B माइनस P नॉट B एक्स ए, लिख सकते हैं ऐसे। यस सर। अब ध्यान दो अपना गिवन रिक्वायरमेंट पे, गिवन रिक्वायरमेंट में x से एक तरफ कर दो, तो पहले P नॉट B लिख देते बेटा, और क्योंकि हमको माइनस चाहिए तो माइनस अगर रखेंगे तो बोल तो दोनों को फिर कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं P नॉट B प्लस P नॉट A x से। यस सर। कंपेयर करो, तो कंपेयर करने पे P नॉट B का वैल्यू कितना आया बेटा 254 और P नॉट B प्लस P नॉट A का वैल्यू, और प्लस की माइनस हो जाएगा ना अंदर में, सोच तो। यस सर। हाँ तो ये माइनस हो जाएगा बेटा। P नॉट A इक्वल्स टू 119, यहाँ पे P नॉट B 254 है, तो P नॉट A क्या होगा बोल। यस सर। आ जाएगा 54 माइनस 119 दैट इज 100 एंड कितना आ रहा 35। ये बेटा लो। यस सर। अच्छा ये तो हो गया Yes, sir. बेटा एक तरीका। दूसरा तरीका थोड़ा सा मेरे से बातचीत करना। आपसे मांगा P नॉट A, बोल P नॉट A का मतलब क्या, प्योर A ना प्योर B। प्योर ए। प्योर ए। हाँ अगर प्योर A है, समझना बात को, हाँ अगर प्योर A है तो बोल तो XA का वैल्यू कितना होना चाहिए 1 1 और XB का वैल्यू One. कितना होना चाहिए 0 0 मैटर। और जब Yes. प्योर B की बात करेंगे बेटा, हाँ। प्योर B की बात करेंगे दैट इज P डिग्री B, नॉट टेल मी व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ XA 0 0 एंड XB 1 1 1। लेकिन हमारे क्वेश्चन पे XA दिया हुआ तो फॉरगेट XB, नाउ पुट XA का वैल्यू 1 पुट कर, बोल कितना आएगा 135। तो आ गया 135, सॉल्व हो गया यहाँ से। और यहाँ से XA का वैल्यू 0 पुट कर, 254 254। आया समझ में बेटा। एक और तरीका सॉल्व करने का, Yes, sir. ठीक है। चलिए तो यहाँ तक हुआ। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, इसको देखिए जरा। याद रखना बेटा इस चैप्टर में जो आप लोग को नोट्स भेजे ना, नोट्स खोल करके देखना। इस चैप्टर के शुरू में फिर से नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी सब कुछ फिर से दिया, जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर में। So C. यहाँ ध्यान देना बेटा। बोल हमारे क्वेश्चन जो सवाल पूछते हैं जवाब देना। हमारे क्वेश्चन पे सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट वाटर। So water है। Water. है ना। और अगर सॉल्वेंट वाटर तो सॉल्वेंट का सिंबल हम लोग ये लिखते हैं ना बेटा। यस सर। Yes, sir. किस टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं बताओ तो? टेम्परेचर क्या क्वेश्चन पे? 373 मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट। वो तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो उसका प्रेशर कितना होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए कि नहीं? Yes sir. बोल बाकी बेटा लोग समझ में आ रहा क्वेश्चन? हाँ Yes. सर। और क्वेश्चन में गिवन है PA इज इक्वल्स टू 750। ध्यान से पकड़, PA का वैल्यू है, P नॉट A का वैल्यू नहीं दिया, हम लोग को खुद से लेना पड़ा। खुद से किस लॉजिक से लिए? बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लेते हैं। ये समझ में आया ना कंसेप्ट का? देखो इसीलिए बोले थे बेटा बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन पकड़ के रखो यहाँ तक। तो कैन बी राइट समथिंग लाइक दिस, P नॉट A माइनस PA बाय P नॉट A इज इक्वल्स टू XB। यस सर। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 760 माइनस 750 बाई 7
50, so 760. It is coming what? 1 by 76. यही आ रहा ना? आएगा देख तो 1 by 76. हाँ सर। हाँ हाँ सर। अच्छा 1 by 76 किसके बराबर है? NB by NA plus NB के बराबर है। यस सर। यस सर। यस सर। तो आप लॉजिक यूज करो, देखो तो यहाँ से बोल सकते हैं कि NB is equals to 1 and NA is equals to 75. चेक कर दो। यस सर। समझा यस ना? देखो ना यहाँ NP है तो यहाँ 1 है, इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये 75 होना चाहिए, तभी नीचे 76 आएगा। हाँ सर। मांगा क्या है? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और अगर ये ग्राम में होगा तो ऊपर 1000 दे देंगे। यही है ना हमारा फॉर्मूला। अब देखो तो मोल ऑफ सॉल्यूट तो 1 मिल गया बेटा इनटू 1000। अब निकालना वेट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन यहाँ मिला मोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो पानी है, तो बोल मोल का फॉर्मूला क्या होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ना। यस सर। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला क्या होगा? मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मोल हो गया 75, मॉलिक्यूलर वेट हो गया 18। 75 इंटू 18 पुट कर सॉल्व कर, जो होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। चेक कर लो। यस सर आ गया। है समझ में सब लोगों को? हाँ सर। यस सर। सिमिलर क्वेश्चन अब आप लोग ट्राई करो। सर ऑप्शन ए। सर ए। बाकी लोग ऑप्शन ए। ए। आया? सबका ही आया बेटा? सबका ही आया? यस सर। चलो सॉल्व करो।
सर इसमें तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे ना कि P0 माइनस PA बाई P0 इक्वल्स टू W1 बाई M1 इंटू M2 बाई W2। बना, जैसे बनाना देखना क्या आ रहा सर मेरा अलग आंसर है, मतलब ऑप्शन ही नहीं है इसका। है। ऑप्शन नहीं है। 120 आ रहा है, 120 आ रहा है मेरा। ठीक है, उसको देखते हैं। XB का वैल्यू कितना है बेटा, बोल तो। NB XB, हाँ XB का वैल्यू है। को देखते हैं। मान लो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 1 है ना? बोल पीए का वैल्यू कितना दिया है? फोर बाई 5। P नॉट ए माइनस, सब मिल गया। सी सर, ऑप्शन सी 150। P नॉट ए इज इक्वल टू 1/5 आएगा, पहले ये बता। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू XB, और XB का मतलब क्या होगा? NB बाई NA NA plus. प्लस NB इक्वल्स टू 1/5, राइट? अब बोलते NA कितना, यहां से ओरली निकल जाएगा, 10 आएगा, 10. है ना? 10. इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा? NB बाई प्लस NB, यानी कि 5NB इज इक्वल्स टू 10 प्लस NB, ये होगा। दैट मींस NB इज इक्वल्स टू व्हाट? 2.5 आ रहा, देख तो। बोलो बेटा लोग। हाँ सर. और ये तो NB निकला, पर पूछा तो वेट है। वेट का फॉर्मूला क्या होगा? मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। Mole into molecular weight. तो ये हो गया 2.5। अब मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया बेटा आपके क्वेश्चन में? 60. 60 करके देख ले, 1,150। Yes. Yes, sir. क्या समझ में आया? आज का क्लास यहीं तक बेटा। अब डाउट सेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जो डाउट्स पार्टी अपना डाउट्स रेडी कर लो। तो आज डाउट्स तो पढ़े, उस पे क्वेश्चंस देख लिया हम लोग। अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसका सॉल्यूशन और ग्राफ, बहुत कुछ आगे है। ठीक है, जिसका डाउट्स नहीं है उसका छुट्टी आ सकते हैं। बाकी लोग अपना डाउट्स रेडी करो, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे रहे, शेयर करो।